तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत तामिया नाम के क्रिमिनल के फ्लैशबैक से होती है, जहाँ पे तामिया ब्लेड ड्रैगन के निकनेम से काफी ज्यादा फेमस होता है। और उसके स्किल को करीबी से गले लगाने के बाद उसके इलाके का लैंडलॉर्ड उसका ऑफिसर बनने के लिए ऑफर करता है। और इसी तरह एक रोज लैंडलॉर्ड बातों ही बातों में उससे कहने लगता है, चाहे जरूर तुम्हारे नाम में ब्लेड ड्रैगन क्यों ना था, मगर असल में तुम ड्रैगन के आगे अपने कदम नहीं जमा सकते। पर ये कहने की देर होती है, तामिया का गुस्सा और उसकी प्राइड उसके सर पे चढ़ जाती है और तामिया सीधा जाके इस जगह के गेट पे बने ड्रैगन पे जाके वार करता है और उसके फ्रंट गेट पूरा तबाह कर डालता है। और उसकी इस हरकत की वजह से वहां का लैंडलॉर्ड उससे क्रिमिनल की लिस्ट में डाल देता है। और ये सारी की सारी बातें वो प्रेजेंट में फूजी नाम के समुराई के साथ शेयर कर रहा होता है। और इसी तरह तामिया उसके क्लैन का भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, तुम यामदा वाले सब गर्दन ही उड़ा सकते हो और तुम लोगों का कोई काम तक नहीं है। फूजी उससे इनकार करते हुए कहने लगता है, उनका काफी काम है नए सॉर्ट वगैरह को टेस्ट करना, मेडिसिन वगैरह क्रिएट करना। ये कहते हुए फूजी अपनी सॉर्ट तामिया की ओर तार डालता है। यहाँ पे तामिया को लगने लगता है कि जैसे कि उसने उसे वाकई में काट दिया। फिर फूजी उसे वार्न भी करता है, अगली बार यामादा के बारे में कुछ गलत कहा तो बीच में से ही काट दूंगा। खैर यार यूं ही चलते चलते अब सीन उधर ही आ जाता है जहाँ पे हमारी पिछली एपिसोड एंड हुई थी। दूसरी ओर कहानी गागीमारू और सिगेरे पे जाती है, जहाँ पे उन्हें भी अजीबो गरीब मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है। गागीमारू उनके खिलाफ जो लड़ा होता है उसे इस बात को तो एहसास होता है कि हाँ यार ये मॉन्स्टर वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। बस से बदतर अब ये मॉन्स्टर यहाँ पे ज्यादा होते चले जा रहे होते हैं। मॉन्स्टर के चेहरों पे मुस्कुराहट देख के सागिरी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। पर ये सिचुएशन सिर्फ कुछ लम्हों के लिए रहती है, क्योंकि गागीमारू अब यहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है निंजुत्सु। और वो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करके एक एक मॉन्स्टर की जान नोचता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और इसी बीच में एक मॉन्स्टर यहाँ तक सिगेरी पे भी टूटने को जा रहा होता है कि वक्त रहते ही गागीमारू उससे भी आके बचा लेता है। और अब यहाँ पे गागीमारू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसने इससे क्यों बचाया। इसी डिस्ट्रैक्शन से वो मॉन्स्टर का वार बस गागीमारू को लगने को ही जा रहा होता है। एक अनजान शख्स बीच में आके उस मॉन्स्टर की जान ले लेता है। और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। और यहाँ पे वही यूजरी हा वाली क्रिमिनल भी मौजूद होती है। और ये क्रिमिनल गागीमारू के करीब आने की कोशिश करती है और उसके साथ ही साथ उसे बताती है कि अगर हम मिलके काम करें तो हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। पर हमारा गागीमारू जो होता है वो एक सख्त लोंडा होता है। गागीमारू उससे एक ही लम्हे में जमीन पे पटक डालता है और वो उससे बताता भी है कि तुम्हारी चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पे सवाल पूछने लगती है, पर यहाँ पे दो समुराई क्यों है एक क्रिमिनल पे? तो गिंजी नाम का समुराई इस पर बोलने लगता है, बेसिकली जिस बंदे को वो ये गार्ड कर रहा था उसे इस क्रिमिनल ने अपने जाल में फंसाया। वो गागीमारू को करने की कोशिश कर रही थी और इसी तरह फिर उसकी जान ले ली। पर जबकि मैंने इस लड़की को खतरनाक पाया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इस पे कड़ी नजर रखूंगा। खैर यार वो लड़की दोबारा से गागीमारू के करीब आते हुए कहने लगती है कि हमें एक साथ वर्क करना चाहिए। और एक बार फिर से गागीमारू उसके जमीन के बल पटकते हुए कहने लगता है, मैं तुम जैसी पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वो क्रिमिनल भी अपनी ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए गागीमारू से कहने लगती है, ट्रस्ट वो भी हम पे? क्या तुम पागल हो? हम कोई दोस्त नहीं है, हम लोग किसी भी वक्त एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। और जब एलेक्सर एक को हमें से मिल जाएगा तो वो जाहिर सी बात है हम में से किसी एक का ही होगा, कि माफी भी सिर्फ एक ही को दी जाएगी। पर तब तक के लिए मुझे लगता है हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिस समय गागीमारू से पूछने लगता है, तुम्हारी टीम अप करने से मेरा क्या फायदा? वो क्रिमिनल उससे बताने लगती है, मैं अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे मॉन्स्टर के बीच में से हमें सबसे ज्यादा खतरा उन छोटी छोटी बटरफ्लाई से है, क्योंकि वो जिसको भी काट लेती है तो उसके जिस्म पे फ्लावर्स उगने लगते हैं और वो खुद भी एक फ्लावर बन जाते हैं। ये सब कुछ उससे इसलिए पता है क्योंकि उसने उसी लड़के पे ट्राई किया था, इस लड़की ने पागल बनाया था। अब आगे से गागीमारू कहने लगता है, तुम तो बड़ी बेदर्दी से इस जगह पे सरवाइव करना चाहती हो। वो क्रिमिनल लड़की उससे बताती है उसकी एक छोटी बहन थी जो काफी ज्यादा बीमार थी और उसका मेडिसिन का पैसा प्रोड्यूस करने के लिए मैं इस क्रिमिनल के धंधे में आई हूँ। हर गागीमारू उसकी मजीद और बातों को काटते हुए कहने लगता है, अरे अगर तुमने झूठ बोलना ही है तो एटलीस्ट यार थोड़ा सा छोटा तो रखो ना झूठ। उसके रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद अब वो भी सीधा लाइन पे उतरते हुए कहने लगती है, सिंपल, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, इतनी हरी जवानी में मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। और फिर इन सब के बाद बिल आखिर गागीमारू भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब देखते देखते सारे लोगों में एकदम से सागिरी को कुछ हो जाता है और वो यहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। इस समय हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हम सारे लोगों में यामादा के बीच में एक सामुराई को देखते हैं कि सबसे पहले काफी जल्दी एक ही मंथ में कंप्लीटली सामुराई बन चुका होता है, क्योंकि अच्छे अच्छों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि सबसे पहले तुम कौन से क्रिमिनल को एक्सिक्यूट करना चाहोगे तो वो नाम लेता है आजा क्रिमिनल। फिर हमें बाद में पता चलता है वो जब उसके जेल के पास आता है वो उसे कहता है, आजा भाई मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।
हाँ यार, यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है असल में ये उसका बड़ा भाई है। और अब कहानी अज़ा पे आती है जो कि इसी आइलैंड में उससे भी भेजा गया होता है और ऊपर से उसका एक्सिक्यूशनर उसका छोटा भाई होता है जो कि हरगिज़ उससे एक्सिक्यूट करेगा ही नहीं, शायद वो जितने मर्जी रूल्स को तोड़ डाले। बाय द वे उस अज़ा के छोटे भाई का नाम होता है टॉमा। खैर यार, तब तक उन्हें भी चारों तरफ से उन्हें अजीबा गरीब मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है। और इसी बीच में हम दोनों के पास्ट को देखते हैं जब वो दोनों बहुत छोटे होते हैं और छोटी सी उम्र में आज़ा और तोमा अपनी मॉम को खो देते हैं, जबकि उस विलेज का लैंडलॉर्ड यहाँ तक उसके फादर की भी गर्दन को काट डालता है। उसके बाद से उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा गरीबी आ जाती है और यूं ही उनका अचानक से पाला कुछ बैंडेड्स वगैरह से पड़ जाता है। पर उसका बड़ा भाई अपने बड़े होने पे सीधा सीधा उतरता है और वो हर सिचुएशन को पानी की तरह कंट्रोल में ले लेता है और गुजरता चला जा रहा होता है। पर एक रोज ऐसा भी आता है जहाँ पे यामदा के साबरा है उन्हें पूरे तरीके से और बहुत बुरे तरीके से घेर के रख लेते हैं। राजा कहता है नो वरीज ब्रदर, तुम फिलहाल यहाँ से खिसक लाओ तक मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, पर हाँ तुम मुझे बाद में बचाने आ जाना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और अब इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे दोनों के दोनों भाई अब अपने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर का सफाया करते चले जा रहे होते हैं और इसी दौरान एक मॉन्स्टर तोमा के बालों से उसे पकड़ लेता है और ऐसे लम्हे में तोमा इस वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता कि उसका भाई आज़ा उसकी तरफ पीट करके यहाँ से भागने लगता है। तो देख के तोमा को भी ये बात रियलाइज होती है कि अगर इस दुनिया में उससे कुछ करना है तो वो खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे चाहिए बदलाव, जैसे कि उसका भाई हर लम्हे पे बदलता चला गया और जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बस ये काफी होता, यहाँ पे तोमा खुद ही अपनी मदद अपने आप करता है, खुद ही अपने आप को इस मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़वाता है। और तब तक आज़ा पीछे से एक बहुत बड़ी वेपन लाके उस मॉन्स्टर पे फौरन से टूटा पड़ता है। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब ये मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो अब उनसे बातें भी करने लगते हैं। पर हाँ, वो सिर्फ इतना ही कह रहे होते हैं तुम लोगों ने गुनाह किया और इसकी सजा तुम लोगों को मिल के रहेगी। और अब तोमा काफी कंफ्यूज से डर के मारे अब हिचकिचाते हुए कहने लगता है भाई हम जन्नत में नहीं है बल्कि इसके बजाय शायद से हम दोज़ख में है। तो उल्टा आज़ा एक करीबी मुस्कुराहट के साथ अब कहने लगता है मैं अपने पास्ट में ये बाप वगैरह के बारे में काफी कुछ सुन चुका, तो तुम्हें मुझे ये बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं। उसके बाद बस ये उसके कहने की जरूरत है। आज़ा पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स पे टूट पड़ता है, उन्हें वो काटता है, उन्हें बस वो काटता चला जाता है, उन्हें बस वो काटता रहता है। काटते हुए वो उन्हें इस बात का एहसास भी दिलवाता है कि भाई लोगों तुमसे बड़ा मॉन्स्टर इधर मौजूद है। तभी वो इन बड़े बड़े मॉन्स्टरों की लाशों के ढेर पे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं हूँ असली खुदा। ये सब देखने के बाद तोमा को अपने पास्ट की एक झलक सी याद आती है जहाँ पे तोमा रोते हुए कह रहा होता है कि वो अपनी मैंशन में वापस लौट के जाना चाहता है, जबकि वो एक सामुराई क्लैन से थे, वो नहीं रहना चाहता इन गुंडों के साथ। तो सब देख के आज़ा से तसल्ली देते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है बस मुझ पे यकीन रखो, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें वो सच्चाई और सही रास्ता दिशा दिखाऊंगा। कहानी प्रेजेंट पे आती है और आज़ा से बोलता है भाई एलेक्सर को ढूंढ के हम खुद ही पी लेंगे और तब फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। हमारी एपिसोड की शुरुआत में सागिरी बेहोश होती है और बेहोशी की हालत में वो ख्वाब में अपने फादर से मिलती है, जहाँ पे वो चूंचुई अपने फादर से मिली होती है। वो काफी ज्यादा खौफज़दा होती है और इसी के साथ वो डर के मारे उठ जाती है। में सागिरी अपने सामने गेंजी को पाती है और वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो गेंजी उससे बताता है वो एक केव टाइप में है और यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह नहीं आ सकते। और पिछले दिन में उसे एक बटरफ्लाई ने काट लिया था जिसके पॉइजन की वजह से सागिरी बेहोश हो गई थी। सागिरी केव के बाहर अब कागीमारू को खाना बनाते हुए पाती है। फिर फूजी सबसे अब कहने लगता है जबकि सब यहाँ पे इकट्ठे हो गई है तो चलो इन्फॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं। वहीं पे कागीमारू अपना खाना पेश करते हुए कहने लगता है देखो बात ऐसी है, मुझे जो भी जंगल में मिला मैंने उसे पकड़ के बना दिया। जब मैं थोड़ी बहुत छानबीन कर रहा था मुझे फिलहाल एलेक्सर ऑफ लाइफ के कुछ असरात तो नहीं दिखे। वो फीमेल क्रिमिनल अब बोलने लगती है कि तुम्हें एलेक्सर के बारे में कुछ मालूम भी है। सुनने के बाद कागीमारू को अपने उसी लैंडलॉर्ड का ख्याल आने लगता है जो कि एलेक्सर ऑफ लाइफ की वजह से इमोर्टल था। कागीमारू उन्हें यह भी बताता है जो हैरानकुन बात यहाँ पे है कि इस फॉरेस्ट में ज्यादातर फ्लावर्स एक वक्त में इंसान ही होते थे। इस समय अब फूजी यहाँ की मूर्तियों के बारे में जिक्र करते हुए कहने लगता है ये सारी की सारी बुद्धिस्ट मूर्ति है। और जो बात कंफ्यूज करती है कि ये मूर्ति आए यहाँ पे कैसे, क्या इन्हें किसी इंसानों ने बनाया है जो यहाँ पे रहा करते थे। तो सागिरी इनकार करते हुए कहने लगती है यहाँ पे मॉन्स्टर्स के कारण इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मॉन्स्टर्स की जान लेते दौरान मुझे एक चीज थोड़ा बहुत परेशान करी है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। अगर उनमें ये ऑर्गन्स नहीं है तो उनके बच्चे वगैरह कहाँ से आते हैं। तो हाँ उन्हें ये नहीं मालूम कि आखिर ये
मॉन्स्टर आ रहे कहाँ से और कैसे सरवाइव कर रहे हैं। कोई टेक्स्ट बुक निकाल के अब पढ़ने लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरपूर है। और उल्टा कागीमारू एक क्रीपी स्माइल से मुस्कुराते हुए कहने लगता है अगर उनमें वो ऑर्गन्स ही नहीं है जिससे इनके बच्चे पैदा होते हैं तो जरूर यहाँ पे इमोर्टैलिटी के असरात दिख रहे हैं, और उनके असरात दिख रहे हैं तो इसका मतलब एलिक्सर भी यहीं पे पाया जाता है। उस इसी में हम सागिरी को अकेले देखते हैं और उसकी कुछ हालत ठीक से नहीं लग रही होती, जो नोटिस करने के बाद केंजी भी उसके पास आके कहने लगता है मुझे लगता है तुम्हें बोट लेके वापस चले जाना चाहिए। तुम वैसे भी यामाडा क्लैन की मेन बेटी हो वैसे भी, और जहाँ तक तुम्हारे औरत होने की ड्यूटी है तुम यामाडा के नेक्स्ट हेड से शादी करो, क्योंकि जिस तरह से हालात है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। सागिरी इस पर बोलने लगती है पर ये तो मेरी जॉब है, तुम्हें क्या जॉब छोड़ दूं? गेंजी भी इस पर कहने लगता है पर जो तुम्हारा हथियार था, तुम्हारा मेन हथियार, तो तुम वैसे भी कागीमारू के हाथों खो चुकी हो, इसमें कोई शक नहीं। सागिरी तुम वाकई में काफी स्किलफुल हो जहाँ तक बात स्वॉर्ड्स की आती है, पर बैटलफील्ड में सिर्फ तुम्हारा स्किलफुल होना जरूरी नहीं है, और स्पेशली साइलेंट के लिए तुम्हारा ये सब भी काफी नहीं है। और उतने में यहाँ पे फूजी भी आते हुए कहने लगता है पर यहाँ से निकलना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब तक जितने भी सामुराई आ चुके हैं अभी तक कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं गया। जो लौट के आया था उसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। वो ये जैसे जैसे कैर होता है तो उसी में हम एक सामुराई को ही देखते हैं जो कि अपने क्रिमिनल को उठा के अब यहाँ से रफू चक्कर होने की कर होता है बोट लेके। बद से बदतर वो एरिया काफी ज्यादा धुंधलीला था, उससे कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर वहीं पे बैठा उसका क्रिमिनल नोगु अब कहने लगता है आय आय क्या तुम्हारा बेजा काम भी करता है या नहीं? अभी जो वाटर का करंट लेवल है वो बहता हुआ सीधा हमें वापस आइलैंड की तरफ ले जा रहा है, और बिना एलिक्सर के मुझे फ्रीडम नहीं मिल सकती। तो इसका सामुराई इसके जवाब में कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा क्राइम काफी ज्यादा छोटा है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें आजादी मिल जाएगी। बहती हुई धुंध में वो लोग एक बहुत बड़ी शिप का साया देखते हैं, जिसे देख के वो लोग खुश होने लगते हैं कि शायद से वो इस पे बैठ के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। और जब वो उस बोट के करीब जाते हैं सच्चाई खोल के उनकी आंखों के सामने बस जाती है। वो बोट पूरे तरीके से अंदर से टूट चुकी होती है, इसका मतलब कुछ लोग पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश की है और उनका ये हाल है। फिर इसी खंडर बोट में हम कुछ अजीबो गरीब किस्म के क्रीचर्स को भी देखते हैं, और वो क्रीचर पहले लम्हे में ही उनके बोट पे टूट पड़ता है। अरे यार जबकि वो सामुराई और वो क्रिमिनल वक्त पे ही जंप मार के फौरन से पीछे हटते हैं, और ऐसा करते हुए वो फौरन से उस बड़ी बोट पे जाके गिर जाते हैं। तो नोरू ये सब देख के कहने लगता है कि अपनी शॉट को अंदर डाल लो, क्योंकि चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स इनके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एक तरफ तो इस टेक्सचर में बसे पड़े होते हैं कि उतने में ही वो क्रीचर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो दोनों जूं ही अपनी जान की बाजी लड़े होते हैं। तभी नोरू को अपने ग्रैंडफादर की याद सताने लगती है, मेरे पोते तुम यहाँ पे नहीं मर सकते, वरना अगर तुम मर गए हमारे सांग का ब्लड तुम्हारे साथ मर जाएगा, तुम लास्ट मेंबर हो। फिर हमें नोरू का पास दिखाया जाता है जो कि जंगल में वो अपने सामने कुछ सामुराइज वगैरह को पाता है, और वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। नोरू उन्हें देख के बोलने लगता है अगर तुम लोग वाकई में इतना थक गए हो तो मैं तुम लोगों को अपने विलेज ले जा सकता हूँ। सामुराइज वगैरह को अपने विलेज में तो ले जाता है, मगर वो सामुराई एक लोगों के रूप में सांप निकलते हैं, वो उसके पूरे विलेजर्स वालों की जान ले लेते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सारे के सारे लोग जो उनके आदेश के बिना यहाँ पे रह रहे थे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, ये नोरू को यहाँ पे बंदी बना लेते हैं। जबकि नोरू सिर्फ इन सामुराइज की हेल्प करना चाह रहा था, पर बदले में उसने अपने ग्रैंडपा समेत पूरे विलेजर्स को खो दिया। वो यहाँ पे खुद को कसूरवार ठहराता है। उधर ही उसके पास टेंजा आता है, वही सामुराई उसे फिर हेल्प पैराडी आइलैंड के बारे में बताता है कि किस तरह से तुम फ्रीडम को हासिल कर सकते हो। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे नोरू अपने सामने किशो को पाता है जो कि पूरे तरीके से फूल में बदल चुका होता है। बाय द वे किशो वही है जिसके क्रिमिनल को कागीमारू ने इस आइलैंड में उतरते ही मारा था। क्रिमिनल के मर जाने के बाद वो फिर अकेला घर लौट के वापस जा रहा था कि उसकी हालत अब ये हो गई। उतने में वही अनजान क्रीचर यहाँ तक उस सामुराई की डेड बॉडी पे भी हमला कर डालता है। यहाँ पे लड़ना तो चाह होता है, लेकिन नोरू अपनी हिम्मत इच्छा खो चुका होता है लड़ने की। वो अपने घुटनों पे बैठते हुए कहने लगता है वैसे भी मैं अपने विलेजर्स का कातिल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ मरना, मेरे को भूल जाओ तेंजा और तुम आगे बढ़ते रहो। तेंजा उसे यहाँ पे यूं मरने ना देता, और वो उसे अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। वो लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक चुका होता है, और वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे विलेजर्स के तो बारे में नहीं पता, मगर तुम बताओ क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? बस ये उसे कहने की देर होती है कि उससे अपने मरहूम एक बार फिर से मरहूम ग्रैंडफादर की याद सताने लगती है। आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो रोते हुए कहता है हाँ मैं वापस से जाना चाहूंगा उसी जगह पे। और इसके ठीक बाद वो लोग एक और छोटी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों कैसे ना कैसे करके एक आइलैंड तक आखिर पहुंच ही जाते हैं।
सक्सेसफुली फरार होने के बाद उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली होने लगती है। कपड़े वगैरह चेंज करते दौरान तेंजिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उससे मालूम पड़ता है नोरू लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जी इसे देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। नोरू गाय उससे ये भी बोलता है जब हम सक्सेसफुली यहाँ से फरार हो जाएंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगे। खैर यार टफ सिचुएशन की वजह से तेंजी इसका कोई जवाब नहीं देता। इस सब के बाद वो मुद्दे पे उतरते हुए कहने लगता है कि हम अभी भी पूरे तरीके से फरार नहीं हुए। इस आइलैंड से सक्सेसफुली फरार होने के लिए हमें और बंदे भी चाहिए। कहानी दोबारा से सागिरी की ओर जाती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सुबह के सूरज निकलने से पहले पहली फुर्सत में तू यहाँ से खिसक ली। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं पे फूजी भी कहने लगता है एक तरफ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए पर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि कागीमारू एक इमोशनलेस हुआ करता था पर जब से वो तुमसे मिला है वो थोड़ा बहुत रहम कर रहा है। ये सुनने के बाद सागरी भी अपने मन में कहीं ना कहीं पे इस बात से एग्री करती है कि हाँ यार। रात के बाद कागीमारू अब नजर वगैरह रख रहा होता है और बाकी लोग सो रहे होते हैं। वहीं पे अब जो ही सागिरी आती है तो कागीमारू से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये सुन के सागिरी थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि यार कागीमारू तो किसी की परवाह वगैरह नहीं करता। कागीमारू से ये भी बोलता है कि तुमसे मिलने से पहले वो फौरन से रश कर देता था चाहे वो खतरा हो या नहीं जो कि एक तरह से बेवकूफ़ी भी है पर अब मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। मेरा मकसद जो कि अपनी वाइफ के पास लौट के एक शांति वाली जिंदगी गुजारना वो मकसद तुम्हारे होते हुए अब पॉसिबल भी हो सकता है। वैसे भी सागिरी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी तरह सागिरी की काफी ज्यादा हौसला अफजाई करता है और अब इसी तरह एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे सागिरी केंजी को साफ साफ बोल देती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। थक चुकी हूँ कि लोग मुझ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट जाते हैं। मेरे फादर भी मैं चाहती हूँ लोग मुझे भी समुराई की नजर से देखें ना कि गली नजर से। वो अपने घुटनों में बैठते हुए कहने लगती है कि उसे किसी भी हालत में अपने जॉब को फुलफिल करना है। और केंजी एकदम से अपनी ईवल मुस्कुराहट बढ़ते हुए सागिरी पे टूट पड़ता है और उससे इस बात का अंदाजा लगवाने की कोशिश करता है कि यह जगह बच्चों और लड़कियों के लिए नहीं है। इसी दौरान केंजी नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो तलवार ही नहीं है। फिर वहीं पे उसकी तलवार हम देखते हैं सागिरी के हाथों में थामी हुई होती है। सागिरी उसका ही डायलॉग उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगती है मास्टर आपने ही तो मुझे सिखाया था कि बैटलफील्ड में तलवार को कभी अपने से छीनने मत देना। वो गुस्से से आके सागिरी के हाथ से अपनी तलवार वापस लेता है पर तब तक सागिरी उसके पीछे वही बड़े कद वाला क्रिमिनल को पाती है। ये वही मुजरिम है जिसने इस आइलैंड में कदम रखते ही अपने सामुराई की जान छीन ली थी। केंजी उसकी तरफ जो ही अपनी नजरें दौड़ाता है और बस नजरें दौड़ाने की देर होती है कि तब तक वो क्रिमिनल एक हाथ मारते उसके पेट को बीच में से काट डालता है। सागिरी ये देख के जैसे कि उसका सर के ऊपर आसमान टूटाया हो। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होती है।